हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आज क्वेश्चन से सीडीपी के चलते हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन 1 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था को दर्शाता है। यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत में आता है, कौन से परंपरागत अवस्था में आता है, पूछ रहा है। तो पहला है कानून व्यवस्था, पश्च परंपरागत अवस्था, इसमें कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा है आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, इसमें आज्ञा पालन की भी बात नहीं कर रहा है। तीसरा अच्छा होना, परंपरागत अवस्था पूछ रहा है, इसमें अच्छा लड़का का भी बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन 4 है आदान प्रदान, परंपरागत अवस्था, तो इसमें किस चीज़ की बात कर रहा है, इसमें एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन एक्सचेंज कन्वेंशियल हो जाएगा। ऑप्शन 4 आदान प्रदान परंपरागत अवस्था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा पहला? ऑप्शन 4 आदान प्रदान परंपरागत अवस्था, क्योंकि वो अपने टिफ़िन को साझा करने की बात कर रही है, नेक्स्ट डे उसको दी थी तो आज वो नहीं लाती है तो उसका अपने फ्रेंड का टिफ़िन साझा करने के लिए कहती है, तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज का बात कर रहा है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आदान प्रदान परंपरागत अवस्था। ये नैतिक या कोहलबर्ग की आदान प्रदान परंपरागत अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारंभिक विशेषताओं में जन सम्मान की अवधारणा को क्या कहते हैं? पहला है जेंडर विभेदीकरण, दूसरा है जेंडर भूमिकाएं, तीसरा है जेंडर पहचान, चौथा है जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए माने जाने वाली विभिन्न प्रारंभिक विशेषताओं को क्या कहते हैं? इसे जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इतनी बार क्वेश्चन एवरी ईयर क्वेश्चन ये आते हैं, एक पेपर में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते ही होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जेंडर स्टेरियोटाइप। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसमें पिता भी घर पे काम कर रहा है, माता भी घर पे काम कर रही है। तो क्या कह रहा है, किस लिए महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया है? पहला है जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाना, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना, तीसरा है जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करना, चौथा है जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है? जेंडर रूढ़िवादिता जो हमारे समाज में उसको क्या करता है? समाप्त करता है। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर केवल लड़के की केवल बात कर रहा है कि केवल लड़का ही काम करेगा तो क्या है? वो जेंडर बायस है। तो इसमें क्या है, लड़की केवल काम करे तो क्या है? जेंडर बायस है। लेकिन इसमें लड़का लड़की माता पिता साथ साथ में काम कर रहे हैं, तो किस लिए कदम उठाया गया है? जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए कदम उठाया गया है। तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इट एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, बास्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बास्की के क्वेश्चन में सहयोग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पहला है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है स्वयंस्फूर्त विकास का क्षेत्र, तीसरा है पांडा ढांचा, चौथा है अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो बास्की क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करके आता है, इसका आंसर हो जाएगा पांडा यानी ढांचा, क्योंकि पांडा या ढांचा में सहयोग की बात करता है। जब भी किसी बच्चे को किसी हेल्प के द्वारा उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती है तो पांडा या ढांचे में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पांडा या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? कह रहा है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलपमेंट बच्चों में किस अवस्था में होता है? तो किस में होता है? संवेदी चालक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था में नहीं होता है, ये बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, हाथ पैर का यूज करना सीख जाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना सीख जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है।
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे खेल खेल के द्वारा सीखने लगते हैं। तीसरे में क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे खेल के द्वारा सीखने लगते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चों को गणित का तार्किक ज्ञान होने लगता है। बच्चे गणित के बारे में जोड़ घटा गुणाना ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बच्चों को आने लगते हैं। ऑप्शन 4 क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही तार्किक हो जाते हैं और अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये हाइपोथेटिक हो जाते हैं, परिकल्पित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निर्णयात्मक तर्क आता है हमेशा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं तो कौन सा हो जाता, संवेदी चालक हो जाता। पूछ दे तो बच्चे खेल खेल के द्वारा सीखते हैं तो कौन सी अवस्था में आता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बच्चों को गणित का तार्किक ज्ञान हो जाता है, किस अवस्था में आ जाता है, तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो बच्चे हाइपोथेटिक हो जाते हैं, मतलब परिकल्पना करने लगते हैं, तो किस में आ जाएगा, ऑप्शन 4 में आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सामाजिक की बात कर रहा है, सांस्कृतिक की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आता है। पहला है लॉरेंस कोलेबर्ग, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है लेव बायस्की, चौथा है अल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक और सांस्कृतिक बात हमेशा कौन करता है, लेव बायस्की करते हैं। किस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जगह ऑप्शन 3 लेव बायस्की। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला, तार्किक बहस से बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। कोई भी टीचर किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बच्चे तर्क आधारित समाधान की आवश्यक होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा है अवधारणा को पढ़ाने के केवल मूर्त सामग्रियों को प्रयोग करना चाहिए। केवल की बात करें तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चौथा है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तो ये भी केवल की बात करें। जिस भी क्वेश्चन में केवल करके दे दो उसको आप कभी भी टिक मत लगाइएगा, वो रॉन्ग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऐसी समस्याएँ प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। अब हार्वर्ड गार्डनर के गणितीय सिद्धांत के बारे में पूछे, गणितीय में क्या क्या बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहला कह रहा है ध्वनि ताल शब्दों का अर्थ के प्रति संवेदनता। तो गणित में ये सब चीज़ें नहीं आती है, ध्वनि ताल शब्द से इसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश सटीक रूप में ग्रहण करने की योग्यता। तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है गणितीय का, तार्किक गणितीय का। तीसरा है संगीत में अभिव्यक्ति के विवाद के स्तर, ताल, सौंदर्य, गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रशंसा करने की योग्यता। तो ये भी कोई गणितीय तार्किक गणित की कोई भी विशेषता नहीं होती है। चौथा है पैटर्न को खोजने, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता। तो जाहिर सी बात है जब पैटर्न को खोजना, तर्क की लंबी अवधि की श्रृंखला को हल करना, ये सब किस में आते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पैटर्न को खोजने एवं तर्क की अवधि को श्रृंखला को हल करने की क्षमता की और संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 9 है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और प्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज को जिम्मेदार क्रियाशीलता बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। पहला है सामाजिकरण, दूसरा है समावेशन, इसे मुख्य धारा से जोड़ना, तीसरा है क्या, चौथा क्या है विभेदीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिक तथा पर्यावरण की भूमिका में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला है व्यक्ति भिन्नताओं के एकमात्र कारण आनुवंशिक है। दूसरा है परिवेश प्रभावपूर्ण से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव को प्रभावित करते हैं, मानव विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। 10 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 है
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रगतिशील कक्षा में पहला है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की सृजना की जाती है, दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तीसरा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, चौथा शिक्षक के अनुसार विद्यार्थियों के ज्ञान का अनुसरण कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1। शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की सृजना की जाती है। नॉलेज इज ए कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। तो इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? नॉलेज इज ए कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब पूछ रहा है कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला है केवल सृजनात्मक, दूसरा है संकलात्मक, ना तो सृजनात्मक ना तो संकलात्मक, चौथा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों सृजनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा? ऑप्शन 4। बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ अ स्ट्रेटजी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 11 का? ऑप्शन 11 का हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में किस स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। रूढ़िवादिता परिणाम में उड़ता आशंका को प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए। दूसरा, विभिन्न सामाजिक अंगों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करना चाहिए, सलाह दी जानी चाहिए। चौथा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल में संबंधित कहानियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ द रोल मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न प्रकार के वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी उदाहरणों को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी विविधताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। दूसरा है सशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति भाव रखना चाहिए। दूसरा है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि को वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभागी योग्य बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में टीचर को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी विविधता के शक्ति के अनुसार सीख सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन 1। बिलीव दैट एवरी चिल्ड्रन हैज अ पोटेंशियल हैज टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्ष्य प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने के याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? पहला है स्वलीन विद्यार्थी, दूसरा सृजनात्मक विद्यार्थी, अधिगम अशक्त विद्यार्थी, चौथा मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। तो जब भी किसी बच्चे में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये हमेशा अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? पहला है आकलन के पेपर पेंसिल के टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास में रटने बल देना, दूसरे विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक तरीके को प्रयोग करना, तीसरा है अत्यधिक लिखित गृहकार्य तथा उत्तरों को प्रभावशील बनाने के नकल पर दबाव डालना, चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त पक्षों कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है अपसारी चिंता पर बल देकर, दूसरा है विसारी चिंता को हतोत्साहित करके, तीसरा अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, चौथा है विद्यार्थियों को जोखिम लेने वाली चुनौतियों को हतोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम को पक्ष लेता है? पहला बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या बढ़ाना, दूसरा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा, तीसरा है निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण गोचर परिप्रेक्ष्य के प्रति संरचना सच्चा सरोकार रखना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कौशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण? पहला है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरा है क्रियात्मक अनिगनता, एक व्यक्ति के पारंपरिक कार्य पर ध्यान देना। तीसरा प्रतिक्रिया नियंत्रण समस्या प्रतिक्रिया एक ही में सीमित रहता है। चौथा है साधन साध्य विश्लेषण उस समस्या को अनेक परिप्रेक्ष्यों में विभाजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा एक शिक्षा अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली नहीं है? पहला है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना। दूसरा प्रयोग परिप्रेक्ष्य। तीसरा संवाद परिचर्चा। चौथा है दिए गए ज्ञान के दोहराने पर ध्यान केंद्रित करने का करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षक को कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पहला बच्चों को कक्षा से बाहर करने कहकर। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। तीसरा उन्हें उनसे बात करके उनकी अभिरुचि को जानने की कोशिश करके। तीसरा है उन्हें गृह कार्य में अधिक से अधिक वर्कशीट देकर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उनसे बात करके निजी अनुरुचि को कार्य जानने की कोशिश करके। क्वेश्चन नंबर 22 है सृजनात्मक उपागम बताता है कि ज्ञान की सृजना के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंध। तीसरा है दंड। चौथा यंत्रवत याद करना। तो विद्यार्थी के उपागम संरचना क्या बताता है? या विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे के अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत किस न करते हैं? पृष्ठभूमि में एक शिक्षक के क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन समाज के बच्चों को इन उदाहरणों को चुनौती देनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के इन विचारों को खोजित खारिज करना चाहिए। तीसरा है बच्चों के विचारों और सिद्धांतों का अनपढ़ खोज करना चाहिए। चौथा बच्चों के इन विचारों के लिए इन विचारों को उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संवाद की तरफ बच्चों की इन उदाहरणों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है संज्ञान संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? पहला एक दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा एक देशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं। तीसरा है एक देशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं। चौथा क्या है? द्विदेशीय। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्यार्थी का अभिरुचि। हाँ, विद्यार्थी का अभिरुचि भी प्रभावित करती है। विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। शिक्षण रणनीतियाँ भी जो भी स्ट्रेटजी होती है वो भी प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी के सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ ये भी प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन इसका सारा का सारा ऑप्शन सही है। तो सारा ऑप्शन किस में है? 1 2 3 4 ऑप्शन 4 में है। 25 का आंसर जाएगा ऑप्शन 4। इसका आंसर 1 2 3 4 सारा है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के साथ सृजना के प्रति प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू? पहला सामाजिक परस्पर प्रक्रिया। दूसरा लगातार बार बार अभ्यास स्मरण करना। तीसरा है पुरस्कार दंड। चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 26 का? 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक पारस्परिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 27 है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिशील गतिविधियों का करने का निर्णय लेता है, जैसा एक प्रयोग का नियोजन संचालन करना जो प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों का संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना होती है? पहला है अधिगम के प्रति भौतिकवादी प्रवृत्ति को विकास करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 28 है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या सब अभिप्राय? पहला है विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ सार्वभौमिक रूप में समान है। दूसरा समकालीन समाज रचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक समाज रचना है। तीसरा है एक बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, सभ्य बनाता है, बच्चे शून्य शुरुआत करते हैं, गुण पूरी तरह से परिवेश का निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन एक मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? इसका है शारीरिक वृद्धि विकास तेज होता है। दूसरा अमूर्त रूप से सोचने वैज्ञानिक तर्क करने की योग्यता होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा है अधिगम रूप में संवेदी चालक गतिविधियाँ घटित होती है। 29 का आंसर क्या होता है? मध्य अवस्था में क्या होती है? बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। पहला है मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ हैं। चौथा है द्वितीय एजेंसियाँ हैं। तो परिवार, पास पड़ोस ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसियाँ होती हैं। 13 का आंसर जगह ऑप्शन 2। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, पॉसिबल हो तो अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू सो मच।